Okay, good morning everyone. I hope you can see the screen and you can hear me. ठीक है, good morning. लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक किया था? Everybody, लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक किया था? I think we talked about we were on group 16s and we were concerned about hydrides, right? Hydrides के melting and boiling point की बात हो रही थी. तो hydrides वाला points I think clear हो गया था ना? Hydrides वाला point clear हो गया था? ठीक है. तो hydride वाला point यदि हम लोग जैसे समझ रहे हैं क्लियर हो ही गया था, देन सी बेसिकली हाइड्राइड्स की मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में हमने देखा दो चीजें. एक तो होता है कोवलेंट कैरेक्टर, मतलब मोलर मास, और दूसरी होती है चीज हाइड्रोजन बॉन्डिंग. और दोनों के कंबाइंड इफेक्ट्स के बेसिस पे हम बताते हैं किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा. एंड लाइकवाइज वी डिसाइड थिंग्स, वी प्रिडिक्ट, राइट. तो उसमें सबसे ज्यादा होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से H2O का. बाकी इट फॉलोज द नॉर्मल ट्रेंड ऑफ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की, में जिसका मोलर मास ज्यादा है उस केस में हम बताएंगे कि उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, राइट. और हाँ, एक और चीज है इसमें, एक होता है रिड्यूसिंग कैरेक्टर, थर्मल स्टेबिलिटी और रिड्यूसिंग कैरेक्टर. थर्मल स्टेबिलिटी कैसे बताओगे? बताओ एवरीबॉडी, थर्मल स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया क्या होगा? थर्मल स्टेबिलिटी समझ रहे हो? थर्मल स्टेबिलिटी मतलब किसी चीज को हीट करोगे तो बॉन्ड टूटेंगे नहीं आसानी से, ठीक है. तो अब थर्मल स्टेबिलिटी नीचे चलने पे कम होगा. जैसे तुमने पढ़ा होगा आयनिक बॉन्डिंग में कि थर्मल स्टेबिलिटी तब ज्यादा होती है जब साइजेस ऑफ आयन ज्यादा हो, राइट. मतलब कंपेरेबल हो. छोटा कटायन, छोटा अनायन, उस केस में अपन बोलते हैं कि आयनिक, छोटा कटायन है, छोटा अनायन है, तो उस केस में ज्यादा अच्छा इंटरेक्शन होगा. तो अब खुद सोचो कि यहाँ पे तो छोटा कटायन छोटा अनायन वाला कंसेप्ट भी लगाते हैं, तो भी H2O से लेकर के H2TE तक हम जाते हैं, तो थर्मल स्टेबिलिटी कम ही होनी चाहिए ना. इज दैट क्लियर? ये हम छोटा कटायन और छोटा आयन वाला भी कॉन्सेप्ट लगाते हैं, तो इवन इन दैट केस थर्मल स्टेबिलिटी शुड डिक्रीज. ये तो एक जनरल बात हुई. इतना ही नहीं, इसके आगे की यदि हम बात करें तो यहाँ पे होता क्या है कि कोवलेंट कैरेक्टर है और नीचे बॉन्ड उतने अच्छे होते नहीं, तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगा? इट डिक्रीजेज एज वी मूव डाउन द ग्रुप. कोई दिक्कत है? ओके. अच्छा, एक होती है रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी. रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी की नहीं, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करने की टेंडेंसी. तो बताओ रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी कौन शो करेंगे? एवरीबॉडी, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी कौन शो करेगा? तुम्हें क्या लगता है इसका क्या रीजन होना चाहिए? देखो, जो हाइड्रोजन आसानी से रिलीज करेंगे वो आसानी से रिड्यूस कर सकते हैं ना, तो इट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप. इट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप. जैसे नीचे वाले आसानी से हाइड्रोजन डोनेट कर रहे हैं ना, इसलिए उसके केस में हम बता सकते हैं. ठीक है, ये तो लिख लिया सबने. एवरीबॉडी डन? ओके, फाइन. अब देखो, अब बात होती है रिएक्टिविटी. ये स्क्रॉल कर लो ना नीचे में. रिएक्टिविटी विथ ऑक्सीजन.
थर्मल स्टेबिलिटी को डायरेक्टली मेल्टिंग पॉइंट से रिलेट कर सकते हो। हमने आयनिक बॉन्ड में देखा था कि ये रिलेटेड होता भी है। थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब यही है कि कंपाउंड को हीट करोगे ना तो वो डिकम्पोज नहीं होना चाहिए। और लैटिस पॉइंट, लैटिस एनर्जी जो होता है, दैट इज आल्सो डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द सेम थिंग। मतलब मेल्ट कैसे करेगा और टूटेगा तो एक कोरिलेशन तो है ही, ठीक है। बट थर्मल स्टेबिलिटी की जब हम बात करें, स्टेबिलिटी जब हम डिफाइन करते हैं किसी एक कंपाउंड की, तो उसका मतलब ये होता है कि यदि हम उसको हीट करें तो वो उसी स्टेट में रहे, डिकम्पोज ना हो, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि ग्रुप, अच्छा बताओ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके किस तरह के कंपाउंड बनाते हैं। तुमने देखा होगा SO2, SO3, इस तरह के कंपाउंड तो देखे ही हम, SO2 और SO3 देखा ही है। तो बेसिकली हम देखें तो दो तरह के कंपाउंड बनते हैं, EO2 एंड EO3 ऑक्साइड्स में, ठीक है। नाउ सल्फर के केस में, SO2 और SO3 के केस में, व्हाट आर दीज बताओ। ये एनसीईआरटी वाली बात हम लोग पहले कर रहे हैं। सल्फर के केस में सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है? ये गैसेस है, ठीक है। अब ये बताओ SeO2 सेलेनियम डाइऑक्साइड, ये एक बार रीडिंग मारा है ना आप लोगों ने। सेलेनियम डाइऑक्साइड क्या होगा? सेलेनियम डाइऑक्साइड सॉलिड होगा। सॉलिड क्यों होगा, कुछ समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? सॉलिड क्यों होगा? बिकॉज हायर मोलर मास है। ओके, एक और चीज है, आई टेल यू। पहले हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं। सेलेनियम डाइऑक्साइड तो सॉलिड है, ओके। TeO2, TeO2 जो है टेलेरियम डाइऑक्साइड, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ये देखो, ये क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है SO2। मतलब बेसिकली दोनों तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्योंकि ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जा सकता है। TeO2 और TE, ये देखो, और यहाँ पर SeO3 नहीं बन सकता। समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि +6 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा ना। और TeO3 भी नहीं बन सकता, क्यों? क्योंकि +6 ऑक्सीडेशन होगा, तो इनर्ट पेयर इफेक्ट इनको अलाउ नहीं करेगा। तो यहाँ पे एक लिमिटेशन ये है, ठीक है। बट ये जो TeO2 है, ये और ये ऐसी, मतलब TeO2 इन पर्टिकुलर, ठीक है ना, ये सारे के सारे जो हैं ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ये मेटेलिक कैरेक्टर डेवलप करने लग जाते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट के लिए। तो इनके लिए +4 भी एग्जिबिट करना उतना आसान नहीं होता, ठीक है। डाउट है? ठीक है रेडी, प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स, इज दैट क्लियर? ठीक है। अब देखो SeO2 जो है ना, सेलेनियम डाइऑक्साइड, सेलेनियम डाइऑक्साइड क्या है? इट इज अ पॉलीमर। सेलेनियम डाइऑक्साइड की बात करें तो ये है एक पॉलीमर, ऑक्सी लिंकेज के थ्रू कनेक्टेड होता है। SeO3 रिड्यूसिंग एजेंट है, अथर्व इज आस्किंग। अच्छा एक बात बताओ, SeO3 रिड्यूसिंग एजेंट होगा या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? ये स्ट्रक्चर कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है क्या? ऑक्सीडाइजिंग होगा ना अथर्व, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ये तो कुछ बेसिक चीजें हैं ना, हम लोग ये बात समझते ही हैं। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई एक एलिमेंट यदि है तो वो किस तरह का एजेंट होगा? देखो इधर 1/2 है और इधर 1/2 है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही होगा ना वो। तो अभी देखो सेलेनियम डाइऑक्साइड एक लीनियर पॉलीमर है। सेलेनियम डाइऑक्साइड की यदि बात करें तो इट इज अ लीनियर पॉलीमर, तो इसका मोलर मास इसलिए बढ़ जाता है। TeO2 की बात करें, देखो TeO2 जो है ना, ऑलरेडी देखो आता क्या है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। इसमें जो Te है, द कंपाउंड विच इज Te, अब Te की क्या खास बात है कि Te इज अ, एक तरह से देखो तो मेटल है, बट +4 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाना इसके लिए मुश्किल हो जाता है। इसीलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, ये आप याद रखोगे। आप सोचोगे इनर्ट पेयर इफेक्ट के हिसाब से +6 तो होगा ही ऑक्सीडेशन, मतलब वो रिड्यूस होना चाहेगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बट यहाँ पे TeO2 भी
+4 ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं जाना चाहता है, तो ये आपको याद रखना पड़ सकता है, क्योंकि आप सोचोगे कि यार इसमें तो +4 +6 की पॉसिबिलिटी है ही, तो 6 पे ये चाहेगा कि कम होना चाहे तो 6 पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो रहेगा, बट 6 बनता ही नहीं है यहाँ पे, एनसीईआरटी ने लिखा है। तो +4 भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, तो ये थोड़ा याद करने वाला पार्ट तो हो गया। अब देखो थोड़ा थोड़ा याद करने वाला पार्ट इतना तो रहेगा ही, बेसिकली जो रिएक्शंस हैं वो आपको थोड़ा सा हेल्प कर देंगे, बट ये सारी चीजें तो याद करनी पड़ जाएंगी। रिटर्न अच्छा, ये सारे ऑक्साइड्स कैसे हैं, एसिडिक हैं, बेसिक हैं, कैसे हैं बताओ एवरीबॉडी? ये सारे ऑक्साइड्स एसिडिक होंगे, ये तो समझ में आ रहा है ना सबको? लास्ट वाले स्लाइड में कुछ खास कराया नहीं था, यही तो कराया था। These all slides are acidic in nature. Write down. Done? ठीक है, ठीक है। ये सारे के सारे ऑक्साइड्स एसिडिक हैं, ये हम बात समझ चुके हैं। अब यदि हमें आगे बढ़े तो अब आती है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजेंस। हम एनसीईआरटी वाले सीक्वेंस में ही चल रहे हैं। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन। देखो हैलोजन के साथ ही रिएक्ट करेंगे ही ना, ठीक है? तो हैलोजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, जैसे SF6 होता है, SF4 होता है, ठीक है? और तुम देखो तो HCl2 या SF2 भी कंपाउंड बन सकता है, ठीक है? तो इस तरह से कंपाउंड्स तो बनते हैं। अब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में तुम्हें ये पता है कि यदि हम इसको ऐसे लिखें EX6, EX4 और EX2, तो अब देखो क्या है, ये वाला कंपाउंड क्या होगा, मोर स्टेबल एज वी मूव डाउन द ग्रुप। रीजन समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? इसका रीजन क्या है, यहाँ +6 है, यहाँ +4 है और यहाँ पे +2 है। इसका रीजन है इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है? EX6 सिर्फ एक ही एलिमेंट का स्टेबल होता है, और वो कौन है बताओ? सल्फर, क्योंकि सल्फर के पास 3D होता है और यहाँ पे IPE इनर्ट पेयर इफेक्ट भी नहीं होता। ओके, अब ये हाइलाइट्स की स्टेबिलिटी क्या है? फॉर सेम मेटल या फॉर सेम E, स्टेबिलिटी ऑफ हाइलाइट्स, स्टेबिलिटी ऑफ हाइलाइट्स क्या होगा? ये होगा F माइनस, फिर Cl माइनस, फिर Br माइनस, फिर I माइनस। इसका रीजन समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? इसका रीजन समझ में आ रहा है ऐसा क्यों होगा एवरीबॉडी? इसका रीजन समझ में आ रहा है? बेटर लिगेंड, ऐसा तो कुछ नहीं है, यहाँ तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड थोड़ी है। कोई रीजन समझ में आ रहा है? एक्चुअली देखो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में वही लेके जा सकता है, देखो 6 बॉन्ड बनाने के लिए अनपेयर करना होता है, ये तो केमिकल बॉन्डिंग वाली सवाल है। 6 बॉन्ड बनाने के लिए सल्फर को इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर करने होंगे, और वो अनपेयर करने के लिए एनर्जी वही देगा जो एलिमेंट काफी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इज दैट क्लियर? एक्चुअली ऑक्टेट एक्सपैंड करने के लिए वही हेल्प करेगा जिसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। रिटर्न एवरीवन? ओके,
यहाँ पे एक और उमंग, क्या बोल रहे हो, क्या नहीं समझे? अरे तुम ये जानते हो, अच्छा ये प्रॉपर केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन है, SF6 बनता है, HCl6 नहीं बनता, क्या रीजन है? या फिर कम स्टेबल है, Si6 तो नहीं ही बनता, ये कम स्टेबल है, पर ये तो नहीं बनता, क्या रीजन है, तुम्हें क्या लगता है? HCl6 भी नहीं बन पाता। स्टेरिक फैक्टर, I is too rarely crowded। ओके, अच्छा यहाँ पे ये चीज देखिए, sp3d2 है, sp3d2 है, यानी d ऑर्बिटल्स में एक्साइट करके भेजने हैं ना इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ ओवरलैपिंग का रीजन तो ठीक है, यहाँ तो चलो ओवरलैपिंग भी पुअर होगी, साइज भी बहुत बड़ा है, एक्साइट करने के लिए एनर्जी भी नहीं देगा, लेकिन फ्लोरीन के केस में कैसे बन जाता है? देखो यहाँ ओवरलैपिंग भी ठीक ठाक है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, फ्लोरीन काफी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो सबसे पहली चीज तो होना ये चाहिए कि एक्साइट करना चाहिए ना हायर ऑर्बिटल्स में डी में, उसके लिए भी एनर्जी चाहिए। तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में तभी एलिमेंट जाएगा जब सब बगल वाला सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, इतना ही तो है कंसेप्ट। हाइब्रिडाइजेशन के लिए मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होगा ना, तो डी ऑर्बिटल्स चाहिए ना, तो मतलब इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करना है ना डी में, so that will require energy। can we move ahead? ठीक है, अच्छा जब जो एनसीईआरटी की चीजें हैं हम उसको पहले प्रायोरिटी पे रख रहे हैं, ये लिख लिया आपने? फाइन। अच्छा अब ये बताओ, SF4 गैस होगा या लिक्विड होगा, क्या होगा? एवरीबॉडी, SF4 क्या होगा? गैस। ठीक है, अब इसमें ट्रेंड बड़ा अच्छा है, SeF4 क्या होगा बताओ? Fe जैसे होता है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। SeF4 क्या होगा? ये लिक्विड है। और उसके बाद TeF4 क्या होगा बताओ? ये सॉलिड है। तो ट्रेंड बड़ा अच्छा है ना, ये तो बनता ही नहीं है, ये गैस है, ये लिक्विड है, ये सॉलिड है, और ये तो अनस्टेबल ही होता है, बनाता ही नहीं है। ठीक है, तो ये तो ट्रेंड बड़ा स्मूथ है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ओके, एक और चीज है, ये इस तरह के कंपाउंड्स भी बनाते हैं, जैसे O2F2 बनता है ना, एवरीबॉडी O2F2 जानते हो, एक कंपाउंड होता है, ऑक्सीजन किसी भी मोनोवैलेंट एटम के साथ कंबाइन करता है, उसी तरह से ये भी बनते हैं S2F2। ठीक है, S2F2, S2Cl2, S2Br2, ऑक्सीजन यहाँ पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो ये सब भी +1 पे ही रहेंगे, S2Br2। ठीक है, Ac2 लेट से फिर आएगा तुम्हारा Ac2Br2, इस तरह से। तो ये बताओ, ये पानी में डिस्प्रपोर्शनेट करेगा क्या? एवरीबॉडी, डू यू थिंक इट विल डिस्प्रपोर्शनेट इन वाटर? एवरीबॉडी, इसका कोई डिस्प्रपोर्शनेशन होगा क्या, या हीट करो तो? नो डिस्प्रपोर्शनेशन। अच्छा, ऑक्सीजन को हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाने की कोई इच्छा है? एवरीबॉडी, तुम्हें लगता है ऑक्सीजन को +2 में जाने का कोई इंटरेस्ट है? ऑब्वियसली इट विल बिकम वेरी अनस्टेबल। बट यदि तुम इसको हीट कर देते हो, लेट से तुम हीट करते हो Fe2Cl2, Fe2Cl2, तो Fe2Cl2 को जब हीट करोगे ना सेलेनियम को, तो सेलेनियम क्या करता है, ये आराम से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में और AgCl4 में चला जाता है, क्योंकि इसका +4 स्टेबल होता है। ये बात समझ में आ रही है एवरीबॉडी? ये बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? देखो, एक्चुअली में ऑक्सीजन के साथ लिमिटेशन है कि ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं जाएगा, जाएगा तो बहुत अनस्टेबल हो जाएगा, बट ये लिमिटेशन इस तरह के एलिमेंट्स में, सेलेनियम में तो बिल्कुल भी नहीं है। इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से ये +4 में जा ही सकता है, इसका +4 स्टेबल ही होता है। ठीक है, सल्फर भी जा सकता है, तो सल्फर भी डिस्प्रोपोर्शनेट कर जाएगा। टेल्यूरियम भी जा सकता है, तो टेल्यूरियम भी डिस्प्रोपोर्शनेट करेगा। ठीक है,
तो सल्फर और सेलेनियम आराम से जो है डिस्प्रपोर्शनेट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ सकते हैं। एवरीबॉडी आगे बढ़ सकते हैं या नहीं बढ़ सकते हैं? लिख लो इसको। अब देखो मैं एक बार हम लोग इसको याद करते हुए चलते हैं। देखो हमने अभी क्या पढ़ा है, ऑक्सीजन के साथ क्या होता है, रिएक्शन करते हैं। तो सेलेनियम डाइऑक्साइड जो है, सेलेनियम डाइऑक्साइड सॉलिड होता है, ठीक है, बिकॉज उसका पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर है। अच्छा ये एक जनरल क्वेश्चन है, S3O9 को बोलते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड। इसका स्ट्रक्चर बना सकते हो? एक्चुअली ये फेमस क्वेश्चन है। स्ट्रक्चर तो तुम बना ही सकते हो, नॉर्मली जो स्ट्रक्चर होता है वो हम लोग उस रूल से पढ़ सकते हैं। एक साइक्लिक ट्राइमर होता है। अरे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, सो दिस इज अ साइक्लिक ट्राइमर। तो ऑब्वियसली ऑक्सील बॉन्ड तो होगा ही ना। हाँ, फास्फोरस का भी कुछ ऐसा ही बना था ये। साइक्लिक ट्राइमर जैसे कैसे बन सकता है? H2SO4 का तुम साइक्लिक पॉलीमराइजेशन कराओगे तो बन जाएगा। H2SO4 का साइक्लिक पॉलीमराइजेशन कराओगे तो बन जाएगा। ठीक है, तो ये चाहो तो लिख सकते हो। वैसे तुम स्ट्रक्चर जो है S3O9 का एक बार लिख लो। दूसरी चीज ये है कि जैसे हमने पढ़ा है हैलाइड्स के बारे में, कि हैलाइड्स कैसे दिखते हैं वगैरह वगैरह। तो हैलाइड्स के केस में हमें ध्यान क्या देना है यहाँ पे, कि कौन सा डिस्प्रोपोर्शनेट करता है, कौन डिस्प्रोपोर्शनेट नहीं करता। और ट्रेंड तो एकदम परफेक्ट है। लाइक SF4 is a gas, SeF4 is liquid and TeF4 is solid. Fine everybody? Done? ओके, तो देखो हमें करना ये है कि हमें चैप्टर वाइज जो जो हम पढ़ते जा रहे हैं ना उसके नोट्स बनाते जाने हैं, और जो हम चीज भूलते हैं उसको लिखते जाना है। बिकॉज उसमें फिजिकल प्रॉपर्टी तो हर ग्रुप में थोड़ा याद करने वाला है ही, तो वो तो कुछ नहीं कर सकते, भूल जाओगे तो वो तुम्हें लिखना पड़ेगा। अच्छा, ऑक्सीजन की फिजिकल प्रॉपर्टी बताते जाओ। ऑक्सीजन के बारे में तो सब लोग जानते हो, एवरीबॉडी। ऑक्सीजन के बारे में सब लोग जानते हो ना? तो अब इसका कोई कलर होता है क्या एवरीबॉडी? कोई कलर होता है इसका? कलर तो नहीं होता। तो कलरलेस ऑर्डरलेस तो लिख ही सकते हैं ना। कलर पिंक होता है। कौन बोल रहा है भाई ऑक्सीजन पिंक कलर का होता है? ऑक्सीजन गैस चारों तरफ है। ठीक है, पैरामैग्नेटिक होता है डायमैग्नेटिक होता है बताओ? पैरामैग्नेटिक होता है ना। पैरामैग्नेटिक एज पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से पैरामैग्नेटिक होता है। ठीक है, अब इसका प्रिपरेशन, इसको बनाओगे कैसे? देखो एक तरीका तो है कि एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है उसका लिक्विफिकेशन कर लो। ठीक है एवरीबॉडी, लिक्विफिकेशन ऑफ एयर फॉलोड बाय डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन कर लो। दूसरा तरीका उमंग बता रहा है फोटोसिंथेसिस। हाँ फोटोसिंथेसिस है, प्लांट्स करते हैं वो। एंड दैट इज व्हाई इट इज रिकमेंडेड कि हमारा काम जो है, हम ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। दैट इज व्हाट वी डू, राइट? सो वी नीड प्लांट्स टू कन्वर्ट दैट कार्बन डाइऑक्साइड बैक टू ऑक्सीजन, है ना? सो दैट इज व्हाई इट इज ऑलवेज advised टू प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज। तो खैर दिस इज रिक्वायर्ड। तो प्रिपेयर करने के लेबोरेटरी प्रिपरेशन कैसे करते हैं? देखो H2O2 को हीट करोगे ना, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, तो तुम्हें मिल जाएगा ऑक्सीजन। ठीक है, दूसरा क्या है, तुम ऐसे अनस्टेबल सॉल्ट्स को हीट करो जैसे सिल्वर के ऑक्साइड। तुमने मॉइस्ट Ag2O पढ़ा होगा ऑर्गेनिक में भी। ये क्या करता है बताओ?
एवरीबॉडी मॉइस्ट Ag2O क्या करता है? बेस की तरह काम करता है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर ऑक्सीजन ये भी रिलीज करेगा। जो सबसे कॉमन रिएक्शन है दैट इज KClO3। KClO3 को हीट करोगे तो KCl प्लस 3/2 O2 मिलेगा इन द प्रेजेंस ऑफ MnO2 कैटलिस्ट। इसमें किसी को डाउट है? Everybody is that clear? ये तो मतलब मुझे लगता है KClO3 वाली रिएक्शन आपने पहले भी पढ़ी होगी और आपको याद होगा ही। रिटर्न। अच्छा, ये ऑक्सीजन का यूज कोई पूछे तो ऑक्सीजन का क्या लगता है तुम्हें, क्या इस्तेमाल है? एवरीबॉडी, ऑक्सीजन का क्या इस्तेमाल लग रहा है तुम्हें? रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग, और हर जगह तो एक्वेटिक लाइफ को सपोर्ट करता है, आग लगाता है, ठीक है। इट हेल्प्स इन कंबशन। एनसीईआरटी में एक चीज लिखी है कि ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग में भी काम आता है। ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग समझते हो? एसिटाइलिन होता है C2H2, उसको जलाते हैं तो उसको बोलते हैं ऑक्सी एसिटाइलिन। तो उससे वेल्डिंग करते थे पहले, अभी नहीं करते, अभी तो इलेक्ट्रिक वाले आते हैं। देखे हैं क्या वेल्डिंग करते हुए किसी को? अभी इलेक्ट्रिक वाले आते हैं जो कि मेटल के कांटेक्ट में आते ही स्पार्क रिलीज करते हैं। डन एवरीवन? ओके फाइन। तो देखो नेक्स्ट अपना एनसीईआरटी का टॉपिक है सिंपल ऑक्साइड्स। तो देखो ऑक्साइड्स के बारे में तो हम पहले भी कर चुके हैं ना बात, ठीक है। अब हम सीधा बात करेंगे ओजोन की। देखो ओजोन जो गैस है इट इज O3, ठीक है। इसकी खास बात बताएं तो अच्छा ये बताओ ये पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक? ये क्वेश्चंस आते हैं। एवरीबॉडी, पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक? एक्चुअली ये डायमैग्नेटिक है। क्यों बता रहा हूँ? देखो सबसे अच्छा तरीका है, यदि इसमें MOT नहीं लगता है तो इलेक्ट्रॉन्स काउंट कीजिए। यदि वो इवन आता है तो डायमैग्नेटिक है, और यदि ऑड आता है तो पैरामैग्नेटिक। अदरवाइज यूज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। यही है ना कंसेप्ट। यदि ऐसा नहीं हो रहा है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, तो आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी यूज कीजिए, ठीक है। तो ये डायमैग्नेटिक है। ओके, इसका कलर होता है कुछ हल्का सा कलर होता है, इट इज पेल ब्लू, हल्का सा कलर, ठीक है। और एक्चुअली में ये गैस में, और यदि तुम इसको लिक्विफाई करोगे तो डार्क ब्लू लिक्विड मिलेगा, और यदि सॉलिडिफाई करोगे तो वॉयलेट ब्लैक सॉलिड मिलेगा। ये एनसीईआरटी ने लिखा है और ये आपको याद भी करना है। बेसिकली गैस में मॉलिक्यूल्स दूर रहते हैं तो हल्का सा ब्लू कलर दिखता है, लिक्विड में नजदीक आ जाते हैं तो डार्क ब्लू दिखता है, और सॉलिड में बहुत नजदीक आ जाता है तो पूरा वॉयलेट ब्लैक टाइप दिखता है। रिटर्न। अच्छा ये बताओ, ये गैस जो है थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल है ना? O3 is thermodynamically unstable and it decomposes to O2। ये तुरंत अपने आप O2 में डिकम्पोज होता है, और डिकम्पोज होने के बाद नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करता है, ठीक है। और ये नेसेंट ऑक्सीजन क्या करता है? नेसेंट ऑक्सीजन इज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
रिटर्न नेसेंट ऑक्सीजन जो है इट इज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये कुछ बेसिक चीज जो आपको पता ही होगी। डन एवरीवन। अच्छा, प्रिपरेशन की बात करें तो प्रिपेयर कैसे करेंगे, क्या लगता है तुम्हें? देखो प्रिपेयर वैसे ही करते हैं, मतलब ऑक्सीजन से ही ओजोन बनाते हैं। नेसेंट ऑक्सीजन ऐड नहीं कर पाएंगे हम। नेसेंट ऑक्सीजन के लिए तो हमें फिर से ओजोन चाहिए ना। देखो प्रिपरेशन एक होता है डिवाइस दैट इज कॉल्ड ओजोनाइजर। ओजोनाइजर मतलब ओजोन बनाते हैं इसके अंदर। तो अब क्या होता है, O2 को ऐसे कंडीशन बनाते हैं ताकि O3 हो जाए। यहाँ पे हम लोग डालते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। यहाँ डिस्चार्ज में नेसेंट ऑक्सीजन बनता है और उसके बाद वो नेसेंट ऑक्सीजन बार बार कोलाइड करता है O2 से। इसका एक मैकेनिज्म था जो केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा था, याद है तुम्हें? O2 से O3 का मैकेनिज्म था, उससे हम लोग निकालते थे रेट कांस्टेंट, कन्वर्जन ऑफ O2 इनटू O3। तुम्हें याद होगा, उस तरह के एग्जांपल्स बड़े किए थे। तो वो उसका खैर डिटेल मैकेनिज्म होता है, वो मैकेनिज्म याद करने की जरूरत नहीं है। दैट वाज ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन था। तो इसमें करते वही है कि ये ऑब्वियसली एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज में O2 टूटता है ऑक्सीजन में, फिर वो नेसेंट ऑक्सीजन वापस O के साथ रिएक्ट करता है, बेसिक्स उससे O3 बनता है। ठीक है, तो ये इसको ओजोनाइजर बोलते हैं। अभी हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा वो दैट इज एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ सल्फर। देखो आज हमने जो पढ़ा है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, एलोट्रोप सल्फर के। This is the first thing, this is the most important one that we are going to discuss right now. Written everyone? अच्छा, सल्फर की कहानी तो तुम पहले से ही सुनते आ रहे हो। When you think of sulfur, what is the color that comes to your mind? क्या कलर होता है सल्फर का? ये तो पता होगा सबको, येलो होता है, करेक्ट। ठीक है, तो तुम्हें क्या लगता है सारे सल्फर येलो कलर के होते हैं या कुछ सेलेक्टिव होते हैं येलो कलर के? सारे येलो होते हैं क्या? देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं, एक से डन। देखो सल्फर की बात करें तो सल्फर के जो एलोट्रोप्स होते हैं वो होता है एक रोम्बिक, जिसको अपन ऐसे भी बोलते हैं अल्फा सल्फर, और दूसरा होता है मोनोक्लिनिक, जिसको हम बोलते हैं बीटा सल्फर। अब अल्फा और ये दोनों मोस्ट स्टेबल है, मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने लिए। अब बताओ रूम टेम्परेचर पे कौन सा होता है एग्जिस्ट? सल्फर अल्फा और सल्फर बीटा दोनों इंटर कन्वर्टेबल है। सल्फर अल्फा और सल्फर बीटा जो है
दोनों इंटर कन्वर्टिबल है। बीटा सल्फर जो है, जिसको मोनोक्लिनिक सल्फर बोलते हैं, ये टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर हीट करोगे ना 369 केल्विन पे, ठीक है। 369 केल्विन देखो कितना डिग्री सेल्सियस होता है, 95.5 होता है, अराउंड मतलब 95 के आसपास, चेक कर लो। 96 आ रहा है क्या, 273.15 की 96 आ रहा है, राइट, 96 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो अब ये जो टेम्परेचर है ना, दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशन टेम्परेचर, दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशन इन टेम्परेचर। इस टेम्परेचर के ऊपर हीट करोगे तो रोम्बिक सल्फर जो अल्फा सल्फर है वो मोनोक्लिनिक बीटा सल्फर में कन्वर्ट हो जाए। और ये जो टेम्परेचर है 369 केल्विन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है। और जो हम नॉर्मल सल्फर की बात करते हैं, जो येलो कलर का होता है, वो कौन सा है, रोम्बिक सल्फर होता है, ठीक है। इज दैट क्लियर। जो नॉर्मल सल्फर की हम बात करते हैं, जैसे कि जो नॉर्मली चीजों में होता है, जैसे हल्दी हो गया, ठीक है, या फिर जो नेचुरली जो अकरिंग फूड होता है उसमें जो येलो कलर जनरेट होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ रोम्बिक सल्फर, जो कि ऑब्वियसली 25 डिग्री पे रहता है। तो हम जो सल्फर की बात करते थे अब तक, दैट वाज ऑफ रोम्बिक सल्फर। और ये 369 जो है ना, वो आपको याद रखना है टेम्परेचर। रिटन एवरीवन। संडे को लेक्चर रखेंगे, संडे को ही रखेंगे, आई कीप ऑन संडे बिकॉज नॉर्मल डेज ऑक्यूपाइड है, एडिशनल लेक्चर विल बी ऑन संडे बिकॉज नॉर्मल डेज में ऑक्यूपाइड है, कोई ना कोई क्लास ले ही रहा है, संडे को करेंगे। टाइमिंग बता दूंगा, टाइमिंग बता दूंगा, आई टोल्ड यू, अभी नहीं बता सकते। बीटा का कलर, देखो बीटा का कोई कैरेक्टरिस्टिक कलर एनसीईआरटी लिखने से बचता है, ठीक है। अब एग्जैक्ट कलर जो है वो मैं तुम्हें गूगल करके देख देता हूँ। नॉर्मली येलो से थोड़ा सा ट्रांजिशन होता है। हम जो सल्फर को जानते हैं वो येलो होता है, राइट। और इसमें बीटा सल्फर जो है वो भी येलो ही है, बट उसका कलर जैसे बताया था लेस डेंस होता है अल्फा सल्फर से। ये भी येलो है बट लेस डेंस देन अल्फा सल्फर। ओके अभिलाषा, आई विल टेल यू अबाउट इट। ये रिटर्न, ये लिख लिया सबने। ओके, तो ये ट्रांजिशन टेम्परेचर की जो बात हुई है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, 369 डिग्री। क्राउन शेर, अच्छा ये क्राउन और रिंग जो तुम सोच रहे हो, ये दोनों में होते हैं, तुम्हें क्या लगता है किसी एक पर्टिकुलर, देखो ये क्राउन और जो रिंग शेप है ना, एवरीबॉडी क्राउन, ठीक है अंशुमल, जो क्राउन और रिंग शेप है ये अल्फा और बीटा दोनों में होते हैं, ये किसी एक अल्फा या बीटा के नहीं है। क्राउन और रिंग शेप दोनों में पाए जाते हैं, अल्फा में भी और बीटा में भी, ठीक है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट रोम्बिक और अल्फा सल्फर, अल्फा और रोम्बिक सल्फर। देखो ये चीज इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। रोम्बिक सल्फर के बारे में हम इतना बताएंगे, येलो कलर होता है, तुम्हें पता ही है, कलर है इसका येलो, ठीक है। और मेल्टिंग पॉइंट याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इनसॉल्युबल इन वाटर है, पानी में घुलेगा क्या एवरीबॉडी, एवरीबॉडी पानी में घुलेगा। सल्फर के जो पाउडर होते हैं वो तो पानी में नहीं घुलेंगे,
ठीक है, और सोल्यूबल होगा कार्बन डाइसल्फाइड में। यूरेनियम कार्बन डाइसल्फाइड में सोल्यूबल होगा। ऑब्वियसली नॉन पोलर मीडियम में तो सोल्यूबल होगा ना। एनसीईआरटी ने लिखा है कि बेंजीन, अल्कोहल और ईथर में भी थोड़ा बहुत घुलता है, बिकॉज नॉन पोलर है तो थोड़े कम पोलर में घुल ही जाएगा थोड़ा बहुत। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देना, इसका डेंसिटी जो होता है, रिलेटिव डेंसिटी जिसको बोलते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी, रिलेटिव डेंसिटी, ये होता है 2.06 अल्फा सल्फर का। ठीक है, और मोनोक्लिनिक जो है बीटा सल्फर, इसका कलर भी हल्का येलो है, लेट से पेल येलो लिख देते हैं इसको। ये घुलेगा क्या पानी में? ये भी नहीं घुलेगा, सोल्यूबल इन CH2। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी थोड़ी कम होती है। रीजन क्या है? टेम्परेचर को हीट करोगे ना, तो गर्म करने से क्या होता है, पार्टिकल्स थोड़े दूर से जाते ही हैं, तो इसकी डेंसिटी कम हो जाती है। और इसको बनाएंगे कैसे? इसको बनाएंगे कैसे बताओ? इसको हीट करो ना अल्फा का। ये इतना याद रखने की जरूरत नहीं है उमंग, बट यू कैन रिमेम्बर कि ये बीटा सल्फर थोड़ा सा कम डेंस होगा, गर्म करने पे मिलता है ना। अल्फा सल्फर को हीट करो 369 केल्विन पे, और उसके बाद क्रिस्टलाइजेशन करो। क्रिस्टलाइजेशन करो तो तुम्हें मिल जाएंगे क्रिस्टल्स बीटा सल्फर के। तो बनाने का तरीका तो यही है ना, हीट करके क्रिस्टलाइज करने का, राइट? दैट इज द कांसेप्ट। और ये जो टेम्परेचर है 369, दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशन टेम्परेचर। यहाँ पे इक्विलिब्रिया होता है। इज दैट क्लियर? स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है? Specific gravity is relative density. Density of substance upon density of water is specific gravity. Density of substance upon density of water is how we define specific gravity. Then everyone, density of substance upon density of water is specific gravity. Written? Okay. अब देखो, सल्फर की एलोट्रोपिक टेंडेंसी तो बहुत ज्यादा है। सल्फर की एलोट्रोपिक टेंडेंसी तो बहुत ज्यादा है। तो अब हाई कैटेनेशन के कारण सल्फर जो एटॉमिसिटी शो करता है Sx में, वो जाता है 8 भी जाता है, 6 भी जाता है, और 2 भी जाता है। ठीक है, और ये वैल्यू ऑफ x किसके ऊपर डिपेंड करता है बताओ? एवरीबॉडी, वैल्यू ऑफ x किसके ऊपर डिपेंड करेगा? x तो एलोट्रोपी, मतलब सल्फर के केस में सारे पॉसिबल है। तो वैल्यू ऑफ x किसके ऊपर डिपेंड करेगा? एवरीबॉडी, वैल्यू ऑफ x किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगी? x डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर। जितना कम टेम्परेचर रहेगा, x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। लोअर टेम्परेचर पे x की वैल्यू ज्यादा होती है, हायर टेम्परेचर पे कम होती है। अब देखो क्या है, यहाँ पे क्या है, बोथ अल्फा एज वेल एज बीटा सल्फर एग्जिस्ट इन दीज टू फॉर्म्स। अब जैसे S8 होगा, हीट करने पे S6 आएगा, S6 के बाद S2 आएगा। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर होता है क्राउन, इसका चेयर, और ये क्या हो तुम्हारे पर हिसाब से? ये तो डायरेक्ट इस तरह का होगा ना। अच्छा ये बताओ, ये पैरामैग्नेटिक होगा या डाईमैग्नेटिक? एवरीबॉडी, पैरामैग्नेटिक, जस्ट लाइक O2। क्यों? क्योंकि MOT के हिसाब से O2 पैरामैग्नेटिक है, तो S2 भी पैरामैग्नेटिक होना चाहिए।
ठीक है, एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? MO2 के हिसाब से O2 पैरामैग्नेटिक है तो S2 भी पैरामैग्नेटिक ही होना चाहिए। ठीक है, और ये 1000 केल्विन के आसपास हीट करने पे मिलता है, 1000 केल्विन के आसपास। बाकी जो एग्जैक्ट टेम्परेचर है इसकी वो एनसीईआरटी ने लिखी नहीं है, तो हमें याद रखने की भी कोई जरूरत नहीं है। और ये क्राउन जो है और जो चेयर है ये है मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशंस, ये कन्फर्मेशंस के फॉर्म में रहेंगे और उनके मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशंस होते हैं क्राउन और चेयर एसेट के केस में। राइट इट डाउन, इसको लिखिए एक बार। डन। ओके, अच्छा इनके स्ट्रक्चर्स देखो कैसे। दिस इज S8, दिस इज S6, दिस इज S8, दिस इज S6। अब इनके बॉन्ड एंगल्स यदि हम देखें, सो दिस इज 107 डिग्री और ये जो बॉन्ड लेंथ है इस केस में जो बॉन्ड एंगल है दिस इज 102.2 डिग्री। तो अब ये देखो, ठीक है फाइन। अभी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, सी यहाँ पे जो क्राउन है ये जैसे जितनी ज्यादा एटॉमिसिटी रहेगी ना, जैसे S8 में एंगल्स उतने ही बड़े चाहिए, ये समझ में आ रहा है तुम्हें? बिकॉज जब बड़े ग्रुप रहते हैं ना तो ऑब्वियसली रिपल्शन ज्यादा होता है, तो इनको दूर रहना चाहिए। अब जैसे 4 में तो आ जाएंगे, लेट से 4 एटम में 90 डिग्री पे आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि एक्स की जितनी ज्यादा वैल्यू है एंगल उतने ही बड़े होने चाहिए। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? एक्स की वैल्यू जितनी ज्यादा है एंगल्स उतने ही ज्यादा बड़े होने चाहिए। तो उसके बेसिस पे एक चीज तो आप रिलेट कर ही सकते हो, और वो चीज क्या है कि जैसे जैसे हम एंगल्स मतलब से एस एक्स में एक्स एक्स की वैल्यू बढ़ाएंगे वैसे वैसे अपने पास एंगल्स बड़े होने चाहिए। कोई दिक्कत है इसमें? इसी एवरीबॉडी इज, आर यू क्लियर? अब बात ये है कि बॉन्ड लेंथ का कुछ रिलेशन बता सकते हो क्या होगा? एवरीबॉडी कैन यू प्रिडिक्ट बॉन्ड लेंथ? बताओ बॉन्ड लेंथ का क्या होना चाहिए? इट शुड बी ग्रेटर और लेस। देखो बॉन्ड लेंथ तुम्हें लगता है कि डिपेंड करता है, बॉन्ड लेंथ किसके ऊपर डिपेंड करता है बताओ? बॉन्ड लेंथ तो डिपेंड करता है कि ओवरलैपिंग कैसा है। अरे बॉन्ड लेंथ रिपल्शन पे डिपेंड करता है क्या? बॉन्ड एंगल डिपेंड करता है ना। लास्ट इसमें तुमने यही बात की थी ना, हाई कैटेनेशन वगैरह, तो बॉन्ड लेंथ एंगल पे डिपेंड करता है? बॉन्ड लेंथ एंगल पे डिपेंड नहीं करता, सॉरी बॉन्ड लेंथ रिपल्शन पे डिपेंड नहीं करता, बॉन्ड एंगल करता है, राइट? तो बॉन्ड लेंथ तो आइडेंटिकल होने चाहिए ना। इसमें डाउट है क्या किसी को? ऑलमोस्ट हाँ, एस और पी कैरेक्टर चेंज होते हैं, एस और पी कैरेक्टर बिल्कुल चेंज होते हैं, बट एस 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 बॉन्ड लेंथ ऑलमोस्ट आइडेंटिकल ही बताते हैं। क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली में देखो ना,
तो ये एक्चुअली कैटेन ये है कन्फर्मेशंस है, और ये इनके मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशंस है। ये परमानेंट स्ट्रक्चर में थोड़ी रहते हैं, तो रोटेट करते रहते हैं, फ्लिप होते रहते हैं अलग अलग तरीके से, ठीक है। ये ऑब्वियसली, तो अब उसमें क्या होगा, ये इनके एंगल्स भी चेंज हो रहे हैं। तो अपन उस बात उस स्टेट को पकड़ रहे हैं ना, जिसके में मिनिमम एक तरह से बोलो रिपल्शन होता है और ये ज्यादा टाइम स्पेंड करता है। तो यहाँ पे भी बेंड्स रूल परफेक्टली एप्लीकेबल नहीं है। बेंड्स रूल तब परफेक्टली एप्लीकेबल होता है जब एक पर्टिकुलर शिफ्ट पर्टिकुलर ज्योमेट्री मॉलिक्यूल पकड़ लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ आइडेंटिकली है, बट हाँ बॉन्ड एंगल जो है, तुम एनसीईआरटी में देखोगे बॉन्ड लेंथ में दिखा है 204 और 205.7, एनसीईआरटी में लिखा है ना, मिल गया एनसीईआरटी में। एस8 के आगे S10 S12 वगैरह क्यों नहीं बनता? हाँ, अब इसलिए नहीं बनता क्योंकि उतना ज्यादा स्टेबलाइज कर नहीं पाता ये। अब ये सारी चीजें तो ऑब्वियसली एक्सपेरिमेंटली है ना, कि S8 के बाद S10 S12 क्यों नहीं बनता। अब देखो ये सारी चीजें एक्सपेरिमेंटल है, क्योंकि जैसे मान लो इंसान की लेट से एज होती है, या लेट से 60, कोई 70, कोई 120 तक चला जाता है, तो किसी का हेल्थ कंडीशन देख के तुम एग्जैक्टली थोड़ी प्रेडिक्ट कर सकते हो कितना जिंदा जिए, कितना लंबा रहेगा वो। बट हाँ कैटेनेशन है तो वी शुड नो कि लंबा जाएगा, लंबा मॉलिक्यूल बनाएगा। S8 तो S8 तक जाता है, तो ऑब्वियसली यही हमने देखा है, तो एक्सपेरिमेंटली हुआ। उसने बोला साइक्लो, अच्छा क्या लास्ट 2 decades क्या बोल रहे हो, सल्फ अदर सल्फर मॉडिफिकेशन ऑफ सल्फर कंटेनिंग 6 to 20 सल्फर एटम्स पर रिंग हैव बीन सिंथेसाइज्ड। तो नेचुरली नहीं है ना वेदांत, तुम जो बोल रहे हो नेचुरली अकरिंग नहीं होते, वो सिंथेसाइज किए गए लैब में। हम तो नेचुरली पढ़ेंगे, वैसे तो कुछ भी बना ही सकते हो ना, थोड़ी देर के लिए एग्जिस्ट कर ही जाएगा, अनस्टेबल है तब भी। डन, कैन आई स्क्रॉल डाउन? ओके, अब देखो बाकी चीजें अब इजी हैं। अब इस ग्रुप 16 में ऐसा कुछ खास याद रखने लायक नहीं है। ओके, सल्फर डाइऑक्साइड की बात करते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड हमारा नेक्स्ट गैस है। प्रॉपर्टीज बताओ, सल्फर डाइऑक्साइड क्या प्रॉपर्टीज? एवरीडी कलरलेस तो होगा ही, ठीक है। पंजेंट स्मेल होगा, पंजेंट स्मेल होगा, और ये पानी में घुल जाता है। पानी में घुलता क्यों है? क्योंकि SO2 को पानी में डालोगे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट से, इट विल गिव यू H2SO3 जो कि +4 है। तो एक तरह से हम इसको बोल सकते हैं ना एनहाइड्राइड है, बेसिकली इट इज एनहाइड्राइड ऑफ H2SO3। तो ऑब्वियसली पानी में घुलेगा ही, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। और SO2 रिएक्ट करता है Cl2 के साथ एंड इट फॉर्म्स SO2Cl2, ठीक है, एंड SOCl2 दोनों बनाते हैं। तो ये क्लोरीनेटिंग एजेंट होता है, दिस इज अ क्लोरीनेटिंग एजेंट। ऑर्गेनिक में पढ़ा होगा ना, थायोनिल क्लोराइड SOCl2 SO2Cl2 से Cl- प्रोड्यूस करते हैं, क्लोरीनेटिंग एजेंट की तरह ये काम करता है। तो ये इसका एक यूज है जो कि ऑर्गेनिक में होता है, ठीक है। दूसरे इसके रिएक्शंस की बात करें तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, ये तो हमने बात कर ही लिया है ना, इट एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट। SO2 जो है क्या करेगा, Fe3+ के साथ रिएक्ट करेगा और उसको Fe2+ में कन्वर्ट कर देगा और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा SO+6 में, ठीक है। ये अनबैलेंस्ड रिएक्शन है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है SO2, क्योंकि वो SO3 उसका रिलेटिवली स्टेबल है।
SO3 ऑब्वियसली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। ये लिखना है रेडी। ओके, राइट डाउन देन। ओके, अच्छा, प्रिपरेशन तो बहुत आसान है। देखो ये सारे रिएक्शंस आपको याद करने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कैसे बनाओगे? सल्फर को जलाओगे, सल्फर प्लस O2 विल गिव यू SO2। ये सबसे आसान तरीका है। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है? कोई ऐसा चीज ले लो जिसमें सल्फर ऑलरेडी पहले से प्रेजेंट हो, जैसे कॉपर का सल्फाइड ले लो। राइट डाउन, ओके, राइट इट डाउन। ओके, तो एक तो प्रिपेयर करने का तरीका बहुत आसान है। FeS2 को जला दो, इट विल बर्न इट, देन तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हें मिल जाएगा Fe2O3। दिस इज अनबैलेंस्ड रिएक्शन प्लस SO2। तो तरीका यही है, या तो सल्फर को जलाओ या सल्फाइड को जलाओ। इंडस्ट्रियली सल्फाइड को जलाते हैं, ठीक है। लेबोरेटरी में तुम सल्फाइड को डाल सकते हो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, ऐसा भी कर सकते हो। लैब Na2SO3 में HCl डाल दो, तुम्हें क्या मिल जाएगा? SO3 में SO2 निकल जाएगा, प्लस साथ में तुम्हें मिल जाएगा NaCl। ये भी एक तरीका है, ठीक है। कोई दिक्कत है? दीज आर अनबैलेंस्ड रिएक्शंस। तो ये सारी चीजें तो आसान है ना, रिलेटिवली याद करने की कोई खास आवश्यकता है नहीं। क्लियर? राइट ऑन। डन। फाइन। अच्छा, अब देखो ऑक्सो एसिड्स की बात कर जाती है। ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर, सल्फर के ऑक्सो एसिड्स क्या क्या हैं? प्रिपरेशन की बात कर रहे हो क्या? प्रिपरेशन तो तुम एनसीईआरटी से भी देख सकते हो। प्रिपरेशन में तुम डायरेक्टली या तो सल्फर जला लो, या फिर तुम कोई सल्फाइड को जला लो, या फिर तुम Na2SO3 यूज कर लो। फाइन। ओके, तो अब देखो क्या है ऑक्सो एसिड्स की, यदि हम बात करें ऑक्सो एसिड्स की, किसकी? सल्फर की। तो ऑक्सो एसिड जो सल्फर के हैं वो कुछ इस तरह के हैं। H2SO3, H2SO4, ठीक है, H2S2O से ये तो हमने पहले ही पढ़े हैं। H2S2O6, H2S2O7, H2S2O8, ठीक है, H2S4O6, H2S2O3, H2SO5। अच्छा, इनके स्ट्रक्चर बना सकते हो आप लोग, एवरीबॉडी? दिस इज, इसमें से इसका नाम है, दिस हैज अ स्पेशल नेम, इसका नाम होता है ओलियम। परसेंटेज लेवलिंग ऑफ ओलियम सैंपल याद आ रहा है? उसमें ये ओलियम इसका स्पेशल नाम है, बाकी सबके तो जनरल नाम ही है, जैसे चलते हैं कन्वेंशन वैसे ही है, ठीक है।
टीम के स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो ना सब लोग? तन्मय रिटर्न और स्क्रॉल करूं? ठीक है, पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। ठीक है, आई रिवाइज द नेम्स, डोंट वरी। रिटर्न तन्मय। ऑलरेडी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया सबने? सबने सारे स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिए? एवरीबॉडी प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स। स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया आप लोगों ने? ओके, ड्रॉ कीजिए फिर। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। डन, ठीक है ठीक है। H2SO3 का इसका नाम क्या है एवरीबॉडी? H2SO3 का नाम क्या है? सल्फ्यूरस एसिड। स्ट्रक्चर तो सबको आता ही होगा। ठीक है, इसका नाम क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, H2SO5 का नाम क्या है? इसका नाम है पेरोक्सो सल्फ्यूरिक एसिड। क्योंकि इसमें एक पेरोक्सी बॉन्ड है, राइट? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर और नॉट? H2SO5 में एक पेरोक्सी बॉन्ड है ना, तो पेरोक्सो सल्फ्यूरिक एसिड इसको बोलते हैं। नाउ कम टू H2S2O6। H2S2O6 का क्या नाम होगा, तुम्हें क्या लगता है? देखो, थायोनस, सी, पेरोक्सो, पेरोक्सी, एनसीईआरटी देखो पेरोक्सो यूज किया है। पेरोक्सी भी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, यू कैन आल्सो यूज पेरोक्सी, कोई दिक्कत नहीं। यू कैन यूज पेरोक्सी, कोई दिक्कत, गलती नहीं होगा, पेरोक्सी सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा, इसका नाम देखो क्या है यहाँ पे, इसका H2S2O8, इसमें पेरोक्सी बॉन्ड लगेगा एक? एवरीबॉडी, इसमें पेरोक्सी बॉन्ड लगेगा ना? लेकिन यहाँ पे हाँ एक चीज है लगाना, पेरोक्सो डाई सल्फ्यूरिक है ना ये, यहाँ डाई सल्फ्यूरिक है। अब देखो इस तरह के कंपाउंड बन गए। हमारे पास ये बचा है, ये बचा है, ये बचा।
और ओलियम को क्या नाम होगा एवरीबॉडी बताओ? ओलियम, इट इज पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, राइट? इट इज पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। पायरो का मतलब वैसे ही दो ही होता है, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। तो अब यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना नोमेनक्लेचर में। अब देखो, सल्फर सल्फर के दो ग्रुप लगे होते हैं ना, या सल्फर के इसको एक नाम देते हैं थायो। जैसे तुमने पढ़ा है थायोल, व्हाट इज थायोल? थायोसाइनाइटो। ऑर्गेनिक में पढ़ा है इस तरह का कॉन्वेंशन थायो। तो थायो कब यूज करते हैं बताओ? थायोसाइनाइटो, थायोल। जब सल्फर लंबे कंपाउंड कुछ बनाता है या फिर लंबे चेन में लग जाता है, राइट? यही है ना कन्वेंशन। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, एसएस वाले ग्रुप को थायो यूज करते हैं, एसएस वाले ग्रुप के लिए हम थायो यूज करते हैं। अब जैसे ये एक एसिड है, दिस इज कॉल्ड डाईथायोनस एसिड। ये देखो कौन सा है, डाईथायोनस एसिड कौन सा है? आई थिंक इट इज H2S2O6, राइट? H2S2O4 है, ये अलग है फिर। H2 1 2 3 4, दिस इज H2S2O4, ये अलग। दिस इज डाईथायोनस, ठीक है? 4 ऑक्सीजन है इसमें, ये उसमें से नहीं है, ठीक है? ये है, दिस इज डाईथायोनिक एसिड, दिस इज डाईथायोनिक एसिड। डाईथायोनिक एसिड, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होगा ना। ठीक है, इसका नाम होगा डाईथायोनिक एसिड। हमने H2S4, ओके। इसका क्या नाम होगा बताओ एवरीबॉडी, इसका क्या नाम होगा? ये जो नीचे बचे हैं ये, इसका क्या नाम है? याद है तुमने ये पढ़ा होगा हाइपो, इसको बोलते हैं हाइपो, Na2H2O3 को बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड हाइपो। Na2H2O3 को बोलते हैं हाइपो। तुम्हें क्या लगता है हाइपो क्यों बोलते हैं इसको? कोई रीजन है क्या एवरीबॉडी? व्हाई इज इट कॉल्ड हाइपो? इसको हाइपो बोलने का रीजन क्या होता है? एक्चुअली ऑक्सीडेशन स्टेट से नहीं समझ में आ रहा है तुम्हें? हाइपो फास्फोरस, फास्फोरस, तो ऑक्सीडेशन स्टेट तो ये है। तुम्हें नहीं लगता है कि H2O3 का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ रहा है? जरा देखो। ओके, ऊपर वाला पार्ट लिख लिया है सबने? रिटन एवरीवन? ओके, ठीक है। अब देखो S4 जो है, ये तो तुम्हें पता है ना कि ऑक्सी लिंकेज बनाते जाएंगे डायरेक्टली। तो ये हो जाएगा तुम्हारा H2S4O6। इसका नाम क्या होगा एवरीबॉडी? इसका नाम क्या होगा? इट विल बी टेट्रा थायोनिक एसिड। इसका नाम होगा टेट्रा थायोनिक एसिड। कोई दिक्कत है? एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? टेट्रा मतलब 4 आ गए ना यहाँ पे, टेट्रा, टेट्रा थायोनिक एसिड। राइट इट डाउन। कर्सर मैं अभी कुछ, आई एम नॉट राइटिंग एनीथिंग।
सी H2SO4 जानते हो ना, H2SO4 जानते हो ना, तो H2SO4 में क्या करते हो, ये करते हो, उसमें एक ऑक्सीजन की जगह सल्फर लगा दो, एक ऑक्सीजन की जगह पे सल्फर लगा दो, तो क्या बन जाएगा। अब ये क्या है देखो तो, H2H2O3 बन गया ये। इसको बोलते हैं हाइपो सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, या फिर इसको दूसरा नाम देते हैं कि थायोसल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, या फिर हाइपो भी बोलते हैं, हाइपो सल्फ्यूरिक एसिड बोल सकते हो क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट कम है। तो हाइपो का यूज यही है कि ऑक्सीडेशन स्टेट कम है। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर नाउ? आगे बढ़ सकते हैं। फाइन। अब तो देखो स्ट्रक्चर वगैरह का सिस्टम में एक थायो वाला नाम आपके लिए आया है कि हाँ सल्फर सल्फर आ गया, बॉन्ड, बाकी चीजें पुरानी ही हैं। तो अब आगे स्क्रॉल कर लें, कैन आई मूव? एवरीबॉडी कैन आई मूव? प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स, कैन वी मूव अहेड? ओके, अब आता है किंग ऑफ केमिकल्स, बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड तो जानते हो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड की कुछ प्रॉपर्टीज बात कर लेते हैं, ये देखो इंपॉर्टेंट है। सल्फ्यूरिक एसिड लैब में देखा है किसी ने? लैब में देखा है किसी ने कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड? कलर क्या होता है, कुछ होता है कलर? कॉन्सेंट्रेटेड का कुछ कलर देखा है तुमने? सी, इसका कोई कलर नहीं होता, इट इज कलरलेस। लैब में देखा होगा ये, ठीक है। और डेंस ऑयली लिक्विड है ये, ठीक है। और एक चीज ध्यान देना, तुम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 को जब डाइल्यूट करते हो, तो तुमने क्लास 10th में पढ़ा होगा कि हम लोग क्या करते हैं, एसिड में पानी डालते हैं, पानी में एसिड डालते हैं, क्या सही तरीका है? एसिड में पानी डालेंगे या पानी में एसिड डालेंगे? ये पढ़ा होगा तुमने। एक्चुअली में एसिड में पानी नहीं डाल सकते, पानी में एसिड डालते हैं। रीजन क्या है पता है? सबसे पहली चीज तो ये है कि ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होगा, फट सकता है, एक्सप्लोड कर सकता है। दूसरी चीज ये है कि जो भी एसिड होते हैं, जो भी एसिड होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, वो पानी के साथ जाके नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं रॉल्स लॉ से। ये हमने सोल्यूशन में पढ़ा था, राइट? नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स, हाँ, कांस्टेंट स्टीयरिंग भी चाहिए। और ज्यादातर स्ट्रॉन्ग एसिड जो हैं ये होते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ये समझ में आ रहा है डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्यों होते हैं? क्योंकि पानी में जाके वो स्टेबलाइज होंगे, अनस्टेबल है ना, तो पानी में जाके सल्फेट आयन स्टेबल होता है। जैसे सोडियम सल्फेट कुछ नहीं करेगा, सोडियम सल्फेट का सॉल्ट यू कैन आल्सो ड्रिंक, फाइन, बट यू कैन नॉट ड्रिंक H2SO4। यानी सल्फेट इज वेरी हाईली स्टेबल। जैसे कि मान लो डिसोसिएटेड फॉर्म तो बहुत ज्यादा स्टेबल है ना अनडिसोसिएटेड से, इसलिए तो ये पूरी तरह से डिसोसिएट होता है। तो ये तो किसी तरह से पानी लेकर के इस फॉर्म में कन्वर्ट होना चाहेगा। समझ में आ रहा है? तो ये है, इट इज अ स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो ये बात तो है, तो पानी के साथ रिएक्शन बहुत विगरस होता है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा क्या एवरीबॉडी? डू यू थिंक इट विल बी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? सल्फर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर इसका ये वॉलेटाइल नहीं है, इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है
इट इज द बॉइलिंग पॉइंट इज 611 केल्विन, तो ये वॉलेटाइल नहीं है। कुछ चीजें और भी ध्यान देनी है हमें, लो वॉलेटिलिटी, पानी से कम वॉलेटाइल है। तो ये प्रॉपर्टीज आप समझ जाओ, इसमें कोई डाउट है तो बताओ। एवरीबॉडी इसमें कोई डाउट है तो ये लिख लीजिए। स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वॉलेटिलिटी कम है, और इसके Ka1 दो और Ka2 दोनों ही बहुत तगड़े होते हैं। डन। अच्छा, कभी तुमने कॉन्सेंट्रेटेड, जैसे मान लो यदि तुम जैसे C12H22O11 है, राइट डाउन। ओके, सी talking about concentrated sulfuric acid, concentration created H2SO4, ये जो होता है इट इज अ स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ये एक स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। ये सबको समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 जो है इट इज अ स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट। कैसे? क्योंकि तुम्हें पता है डाइल्यूट अच्छा एक बात बताओ, डाइल्यूट H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट होगा क्या? ये कॉन्सेंट्रेटेड होगा? एवरीबॉडी, डाइल्यूट या कॉन्सेंट्रेटेड? अरे डाइल्यूट में तो ऑलरेडी बहुत सारा पानी है ना, तो ऑलरेडी वो डिसोसिएटेड है, उसको पानी की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? तो अब ऐसे ही तुम कॉन्सेंट्रेटेड में H2SO4 डालोगे तो ये सारा पानी निकाल लेगा, ये कन्वर्ट कर देगा इसको कुछ इस तरह से, और कार्बन तुम्हें ब्लैक फॉर्म में मिलेगा, जला हुआ कार्बन मिलेगा। चीनी पे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालो, जल जाएगा तुरंत, उसके अंदर जो भी पानी है वो निकल जाएगा और इट विल बर्न। लाइक तवे पे शुगर के क्रिस्टल्स डालो, दे स्टार्ट बर्निंग, द सेम प्रोसेस विल बी देयर। ठीक है? और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो है ही, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो है ही, कॉपर को H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाते हो, लेट्स से, then it will form you copper sulfate plus SO2 plus twice H2O, ये कुछ इस तरह के रिएक्शंस दे देगा। फिर इसी तरह से सल्फर का रिएक्शन करवाते हो twice H2SO4 के साथ, तो it will produce you SO2 plus 2H2O। फाइन, तो इस तरह से रिएक्शन से देते जाएगा। राइट इट डाउन। लास्ट रिएक्शन का फर्स्ट लेटर सल्फर है, दिस इज सल्फर रिटन। ओके, सी ये तो कुछ बेसिक बातें हमने करी, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, H2SO4 का यूज क्या है, कुछ आइडिया है? एनसीईआरटी ने यूजेस दिए हैं, तुम ऐसे भी सोच सकते हो, वेयर इज H2SO4 यूज्ड? एवरीबॉडी, वेयर इज H2SO4 यूज्ड? देखो H2SO4 का यूज हर जगह है, एक इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल केमिकल है, बैटरी में यूज होता है, तुम्हें पता ही है, बैटरी में मैंने पढ़ा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, ठीक है? और
रिफाइनिंग में यूज होता है, हर जगह पे यूज है H2SO4। फर्टिलाइजर में भी यूज होता है। हाँ, फर्टिलाइजर में यूज हो सकता है ना, जैसे तुम्हें कोई कंपाउंड बनाना है एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करने के लिए, तो H2SO4 यूज कर ही सकते हैं। कैटलिस्ट की तरह यूज करते हैं ऑर्गेनिक रिएक्शंस में, कैटलिस्ट की तरह यूज करते हैं टाइट्रेशन में, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड जहां भी करना पड़े वहां पे H2SO4 हम यूज करते हैं। देखो दूसरी चीज है, H2SO4 बनाना भी आसान होता है क्योंकि सल्फर इजीली अवेलेबल है एज कंपेयर टू क्लोरीन। आगे बढ़ सकते हैं। ओके ओके, प्रिपरेशन। अब बात है कि इसको बनाओगे कैसे। देखो एक तरीका है दैट इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कॉन्टैक्ट प्रोसेस के थ्रू हम इसको बनाते हैं। उसमें देखो सबसे पहले करते क्या है, सल्फर को जलाओ, SO2 बनेगा, ठीक है। SO2 को फिर रिएक्ट करवाओ B2O5 के प्रेजेंस में O2 के साथ, तुम्हें SO3 मिलेगा, ठीक है। SO3 क्या करेगा तुम्हें लगता है एवरीबॉडी, SO3 को पानी में डालो तो तुम्हें H2SO4 मिलेगा, ठीक है। और इस SO3 को फिर से H2SO4 में डालोगे तो तुम्हें मिलेगा H2S2O7 जो कि होता है ओलियम। तो अब ओलियम क्या है, you can dilute, dilution of oleum will give you H2SO4। बेसिकली H2S2O7 क्या है, SO3 plus H2SO4 is H2S2O7, है ना। ये इक्विमोलर जरूरी नहीं है, इनके मोल्स अलग अलग भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये तरीका है। तो एनसीईआरटी ने एक फोटो बनाया है कि पहले इसको लिख लो, ये तो कोई बहुत मुश्किल तरीका नहीं है याद करने का। ऑब्वियसली तुम H2SO4 बनाना चाहते हो तो SO3 से बनेगा ना। तो SO3 में मतलब H2S2O7 जो ओलियम है, इट इज अ मेथड टू स्टोर सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड स्टोर करते हैं ना ओलियम के थ्रू बना करके। डन। ठीक है आदित्य, वी कैन शेड्यूल एट 8 AM आल्सो। रिटन एवरीवन। अब ज्यादा बोरिंग तो नहीं हो रहा है ना, कि बोरिंग हो गया एकदम। ठीक है, एक बार रिवाइज कर ले अब तक क्या किया है, अब फिर आगे बढ़ेंगे। तो देखो हमने बेसिकली क्या किया है, क्योंकि अब देखो क्योंकि हम ज्यादातर केसेस वैसे पढ़ रहे हैं ना जो थोड़े प्रॉपर्टीज बेस्ड है, तो सबसे पहले जो हमने स्टार्ट किया है आज, वी हैव स्टार्टेड विद दी, एक तरह से देखो तो हमने ऑक्साइड से स्टार्ट किया, ठीक है। ओके, लास्ट में रिवाइज करवाएं, ठीक है, लास्ट में ही रिवाइज करेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं। देखो ये तो हम एनसीईआरटी के रिएक्शंस पढ़ रहे हैं, किसके, ग्रुप 16 की। तुम्हें एक्चुअली कुछ और चीजें भी पढ़नी है मतलब ग्रुप 16 से अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी, ठीक है। अब वो चीजें क्या क्या हैं सारी, देखो इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है कि तुम कितनी पढ़ोगे एनसीईआरटी के अलावा रिएक्शंस, ठीक है। एनसीईआरटी के अलावा कितनी रिएक्शंस पढ़ोगे इसका कोई लिमिटेशन नहीं है, बट हाँ कुछ चीजें हैं जो हम ऑब्वियसली पढ़ेंगे, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट विद देम। जैसे पहला कंपाउंड है सोडियम थायोसल्फेट। कंपाउंड्स ऑफ सल्फर हमें ये पढ़ने हैं। उसमें जो पहला कंपाउंड है इट इज सोडियम
thiosulfate which is Na2S2O3.5H2O। ठीक है, अब इसको बनाओगे कैसे? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड हाइपो, ये पता है ना, इसका एक और नाम है हाइपो। तुमने यहाँ आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन पढ़ा है, उसमें कितना यूज था इसका? कितने रिएक्शन थे इस तरह के हमने वॉल्यूमेट्रिक में किए थे? इस तरह के क्वेश्चंस तुम्हें काफी मिले होंगे। ठीक है, तो अब इसका प्रिपरेशन कैसे करते हैं? देखो, प्रिपेयर करने का तरीका यही है, या तो तुम ऐसा करो कि Na2S ले लो, ठीक है, प्लस Na2SO3 ले लो, प्लस I2 ले लो, तो तुम्हें मिल जाएगा Na2S2O3 प्लस Na। ऑब्वियसली ये रिएक्शंस लेकिन याद करने, क्योंकि ये सिंपल रेडॉक्स रिएक्शन है। Na2SO3 को सल्फर के साथ रिएक्ट करवाओगे, बॉइल करोगे, ठीक है, तो ये Na2S2O3 बनेगा। देखो एक चीज ध्यान देना कि सल्फर जो है ना, वो बहुत अजीब तरह के कंपाउंड बनाता है। जैसे ये इस तरह के कंपाउंड बना सकता है, जैसे H2O2 बनाता है, बट ये कितना भी लंबा बना सकता है। सल्फर बनाता है पॉलीसल्फाइड। पॉलीसल्फाइड मतलब समझ रहे हो, सल्फर सल्फर के बहुत सारे बॉन्ड, ठीक है, जैसे O माइनस सिर्फ बनता है, बट सल्फर में तो ये भी बन जाता है, कितना भी लंबा बन जाता है। तो ये जो पॉलीसल्फाइड्स हैं सल्फर के, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये एसएस बॉन्ड बनाना बड़ा आसान है, ठीक है। तो पॉलीसल्फाइड, यहाँ पे भी देखो यही प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं ना, कि हम सल्फर सल्फर का बॉन्ड बना लेंगे गर्म करके। और यहाँ ऑब्वियसली एब्सेंस ऑफ एयर रहना चाहिए, एब्सेंस ऑफ एयर है, नो O2, यहाँ ऑक्सीजन रहेगा तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए, नो ऑक्सीजन में लिख देता हूँ इस केस में। यहाँ पे जो प्रॉपर्टी यूज हो रही है वो यही यूज हो रही है कि सल्फर जो है डायरेक्टली रिएक्ट कर जाएगा किसके साथ, अपने दूसरे एलिमेंट के साथ, और बना देगा पॉलीसल्फाइड, तो उससे सोडियम थायोसल्फेट बनेगा। एवरीडे रिटर्न। ऑक्सीजन, नो ऑक्सीजन का रीजन यही है नमन, यदि तुम ऑक्सीजन डाल दोगे तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा ना Na2SO3। नमन, इज दैट क्लियर? ऑक्सीजन डालोगे तो इट विल बी ऑक्सीडाइज्ड। तो हमें सिर्फ ये प्रॉपर्टी यूज करनी है कि सल्फर सल्फर बॉन्ड आसानी से बनते हैं, पॉलीसल्फाइड बोलते हैं इस तरह के कंपाउंड को। तो पॉलीसल्फाइड बनता है, जैसे पॉलीऑक्साइड नहीं बनता, पर ऑक्सी लिंकेज तक ही जाता है, बट पॉलीसल्फाइड बनता है। तो पॉलीसल्फाइड बनता है, इसलिए इस तरह के कंपाउंड बड़े कॉमन हो जाते हैं। H2O3, टेट्राथायोनेट, थायोनेट, ठीक है, हाइपोथाइनस, इस तरह के कंपाउंड्स बड़े कॉमन होते हैं। तो अब ये जो Na2S2O3 जो पहला कंपाउंड है, वो इसी तरह के मेथड से बनता है कि सल्फर सल्फर बॉन्ड बन जाएगा। ये सबने लिख लिया है? ओके। अब एक और चीज है, जैसे तुम्हें यदि रिएक्शन करवाना है इस तरह का कुछ NaHS, तो NaHS का रिएक्शन भी NaHSO3 से करवाओगे, जहां पे दो दो सल्फर मिला और तुम हीट कर रहे हो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, वहां पे तुम्हें Na2S2O3 बनने के चांसेस बन जाएंगे। जहां पे तुम्हें दिख रहा है ना कि दो दो जगह पे H है, सल्फर है, ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें बनने के चांसेस मिलेंगे हाइपो के। तो ये बात समझ लो कि सल्फर सल्फर आसानी से चिपक जाते हैं। तो दो कंपाउंड ऐसे ले लो जहां पे सल्फर है, तो वो सल्फाइड बनाएगा इस तरह का, ठीक है। ये प्रॉपर्टी याद रह सकता है ना, इंपॉर्टेंट, मतलब ज्यादा मुश्किल तो नहीं होगा। सल्फर सल्फर चिपक जाते हैं, ये याद रखना। तो उस तरह से तुम्हें Na2S2O3 बन जाएगा। आगे बढ़ जाएं। एवरीडे रिटर्न दिस। एवरीडे कैन वी मूव नाउ? ओके।
Now let us talk about properties. Properties क्या है? देखो properties तो इसके reactions ही हैं कुछ इस तरह. Mostly it is used in titration. Mostly in titrations में use करते हैं इसको. जैसे इसके reactions देखो क्या है कि जैसे तुम Cl2 के साथ react करवाओगे इसको Na2H2O3 को, तो Cl2 के साथ react करेगा वाटर में तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा. वो रिवर्स रिएक्शन फिर से चलेगा, Na2SO4 हो जाएगा और प्लस HCl आ जाएगा और प्लस साथ में सल्फर आ जाएगा, ये अलग हो जाएगा. ठीक है. आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन में तुमने पढ़ाई है, I2 के तुम रिएक्ट करवाते हो Na2H2O3 के साथ +2 में, तो ये चला जाता है 2NaI प्लस Na2H4O6 टेट्राथायोनेट बना लेता है. ठीक है. ऑक्सीडाइज हो जाता है. स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में सीधा SO4 में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है. स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में Na2H2O3 डायरेक्टली SO4 2- में कन्वर्ट हो जाएगा. Written everyone? Everybody written? ये वाली जो रिएक्शन है ना, this reaction is used to distinguish S2O3 2- and SO3 2-. ये समझ में आया कि ये वाली रिएक्शन डिस्टिंग्विश कैसे करता है? एवरीबॉडी ये समझ में आया? सल्फर जो है ना वो टर्बिडिटी प्रोड्यूस कर देता है. टर्बिडिटी मतलब येलो कलर. तो SO3 2- जो है उसको HCl के साथ रिएक्ट कराओगे तो ये तुम्हें सिर्फ और सिर्फ लेट्स से SO4 ही बनाएगा. ठीक है. ये तुम्हें सिर्फ और सिर्फ SO2 दे देगा. ठीक है. बट ये सल्फर भी प्रोड्यूस करेगा, राइट? ये कुछ एवरीबॉडी समझ में आ रही है बात? Everybody please respond in the chat box. Is that clear? तो अब देखो याद करने वाला काम थोड़ा थोड़ा तो बढ़ रहा है, बट दिस इज समथिंग which we cannot avoid. यहाँ पे H2O3 जो है वो एक डिस्टिंग्विश HSO3 क्यों नहीं बना? कौन HSO3 कहाँ पूछ रहे हो तुम? कौन सा केस में? ये वाला. अच्छा एक बात बताओ, SO3 2- को तुम जानते ही हो. SO3 2- जो है ये वाली रिएक्शन होती है. SO2 को पानी में डालोगे तो H2SO3 बनता है. तो SO3 2- तो वहीं से आएगा ना. तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल जाएगी. यदि हम प्रोसेस को उल्टा करें और इसको हीट करें तो गैस निकलेगा ना. डन. ओके. अच्छा नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड है दैट इज हाइड्रोजन सल्फाइड H2S. इसको पता है तुम्हें क्या स्मेल होता है? इसका एक खास बात है, रॉटन एग स्मेल. नाम सुना हो? कलरलेस गैस विथ रॉटन एग स्मेल. कोई दिक्कत है? प्रिपेयर कैसे करोगे? प्रिपरेशन की यदि हम बात करें, प्रिपरेशन देखो कैसा होता है. कोई भी सल्फाइड ले लो जहां पे -2 है.
एसिड डाल दो, कोई भी एसिड डाल दो, कोई दिक्कत नहीं, ये तुम्हें H2S बना देगा ना। ये समझ में आ रहा है? एवरीबॉडी, ये तो बड़ा आसान है ना, कोई भी सल्फाइड ले लो और तुम एसिड दे दो, H2S तुम्हारा बन जाएगा ये। कोई दिक्कत है? Everybody please respond in the chat box. Please respond. Is that clear or not? Okay. तो H2S के बारे में हमने इतनी बातें तो कर ली। अच्छा, इसके कुछ रिएक्शंस देखो क्या हों। अच्छा, रिएक्शंस में किस तरह से काम करता है? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, ये तो समझ में आ रहा है ना? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है, वीक एसिड की तरह काम कर सकता है, वीक डाइप्रोटिक एसिड की तरह काम कर सकता है। और कोई तरीके हैं जिसके थ्रू ये रिएक्ट कर सकता है? एवरीबॉडी, तुम्हें लगता है कि और कोई तरीके हैं जिसके थ्रू ये रिएक्ट कर सकता है? There is one way, formation of polysulfide. ये समझ में आ रहा है? पॉलीसल्फाइड फॉर्मेशन। एवरीबॉडी, एक्चुअली में होता क्या है, आई टेल यू। जैसे कैल्शियम सल्फाइड में तुम 4 H2S डाल दो तो तुम्हें क्या मिलेगा पता है? CaS5, सल्फर सल्फर चिपक जाता है, CaS5 मिल जाएगा तुम्हें। ठीक है, तो अब ये जब भी तुम्हें सल्फर, तुम्हें देखो, अब ये तो एक तरह से हाइड्रोजन सल्फाइड जो है एसिड भी है, तो ये H2 माइनस एक तरह से देता है ना आसानी से। एवरीबॉडी, ये बात समझ में आ रहा है? एसिड भी तो H2 माइनस देगा ही ना, H2S जब डिसोसिएट होगा तो H2 माइनस तो देगा ही, तो ये एक को H2 माइनस डोनर की तरह यूज करते हैं, H2 माइनस डोनर, ये सल्फर आसानी से दे सकता है, तो ये पॉलीसल्फाइड बनाएगा, जैसे दिस इज CaS5। ठीक है, अब देखो इसको, फिर जैसे NH4 होल ट्वाइस S है, फिर तुम H2S एक्सेस डाल दोगे, ठीक है, H2S डाल दोगे एक्सेस, तो तुम्हें मिलेगा क्या पता है? NH4 होल ट्वाइस S X प्लस 1 प्लस XH2। ठीक है, ये लिखा सबने एवरीबॉडी? ये लिखा है नहीं लिखा? इसको बोलते हैं, कैन आई स्क्रॉल डाउन, या फिर से समझा दूं उसके बाद नीचे स्क्रॉल करूं? एवरीबॉडी, कैन आई स्क्रॉल डाउन? देखो, तो अब इसको बोलते हैं येलो अमोनियम सल्फाइड, इसको बोलते हैं येलो अमोनियम सल्फाइड। ये एक क्वालिटेटिव एनालिसिस में रिएजेंट होता है ग्रुप 2 में, दिस इज कॉल्ड यस, इट इज एन इंपॉर्टेंट कंपाउंड, येलो अमोनियम सल्फाइड। तो अब देखो, रिड्यूसिंग एजेंट तुम्हें बात समझ में आ रही है कैसे? क्योंकि सल्फर लीस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है। वीक डाइप्रोटिक एसिड क्यों? क्योंकि ये डिसोसिएट हो सकता है। और पॉलीसल्फाइड फॉर्मेशन H2 माइनस डोनर की तरह काम करता है, तो लंबे लंबे पॉलीसल्फाइड्स बना सकता है। ठीक है, और साथ में H2 निकल जाएगा, तो इसका ये भी एक यूज है पॉलीसल्फाइड बनाने में। अब थोड़ा इस तरह का ये रिएक्शन नया जो है आपके लिए, दैट इज दैट इट फॉर्म्स पॉलीसल्फाइड, राइट? ये पॉलीसल्फाइड बनाता है, ये आपके लिए थोड़ा नया है। इज दैट क्लियर? राइट डाउन, बैकग्राउंड नॉइज थोड़ा सा ज्यादा है, सो आई विल म्यूट इट फॉर अ व्हाइल। Actually, there was a background noise, so I just muted it.
There are vendors who are crossing by, वो चिल्लाते हैं काफी तेज. Okay, written everyone. Everyone written. So देखो basically तीन तरह के reactions हैं. I hope you understood them. एक तो reducing agent वाले, दूसरे क्या हैं? दूसरे हैं this is a weak. अभी भाई वो थोड़ा सा क्या पूछना चाह रहे हो? देखो रिड्यूसिंग एजेंट है, वीक डाइप्रोटिक एसिड है, NH2S के आगे क्या लिखा है? NH2 ये प्लस H2S एक्सेस है, NH4 whole twice excess plus H2S excess, so that will give you polysulfide. ठीक है, पॉलीसल्फाइड मतलब एक सल्फर बढ़ता जाएगा और क्या है, X प्लस क्या है 1. अच्छा मैं फिर से समझा देता हूँ. देखो हो क्या रहा है, तुम्हारे पास NH4S है, ठीक है, NH4 whole twice S, तुमने एक H2S लगाया तो अब क्या बनेगा, NH4S whole twice S2 plus H2. ठीक है, अब यदि एक्सेस रिएजेंट लोगे और ये दो मॉलिक्यूल लोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, NH4 whole twice S3 plus 2H2. तो तुम जब NH4 whole twice SX लोगे और उसका तुम XH2S से रिएक्ट करवाओगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, NH4 whole twice SX plus 1 plus XH2. तो बेसिकली ये क्या है, ये S2 माइनस डोनेट करने वाला फरिश्ता है जो कि पॉलीसल्फाइड बनाता है. ये एक येलो अमोनियम सल्फेट, जिसको बोलते हैं येलो अमोनियम सल्फाइड, ये एक रिएजेंट होता है, येलो अमोनियम सल्फाइड. दिस इज यस, ये और क्वालिटेटिव एनालिसिस में पढ़ेंगे इसको. तो अब रिएक्शंस जो हैं H2S के वो बड़े क्लियर हो गए होंगे आई बिलीव. पहले तो ये S2 माइनस डोनर है, दूसरा एसिडिक है, दूसरा तीसरा ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह रिएक्ट करता है. तो देखो अभी जितने हमने रिएक्शंस पढ़े हैं उसमें बेसिकली यही समझना है ना तुम्हें, अलग क्या है, सल्फर के कंपाउंड ज्यादा क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि सल्फर सल्फर बॉन्ड बन जाता है, सल्फर कैटेनेशन शो करता है. और मैंने बोला था कैटेनेशन वाली बात ही इस ग्रुप 16 में जो है, जो कि ज्यादातर पूछा जाता है, वो इसी बात पे पूछा जाता है, इसी चीज पे कि सल्फर के कैटेनेशन अलग होते हैं. तो ग्रुप 16 में जो पूछने वाला पार्ट है जो कि पूछा जा सकता है वो यही है कि सल्फर कैटेनेशन शो करता है, अलग अलग टाइप के कंपाउंड्स बनाता है. दिस इज द प्राइमरी थिंग टू बी लर्न, और इसी के ऊपर क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ज्यादा. Written everyone? Can we proceed? तो ये बात दिमाग में बिल्कुल सेट हो जानी चाहिए कि ग्रुप 16 में नया यही है कि सल्फर इस तरह के कंपाउंड बना रहा है. इज दैट क्लियर? Written everyone? Okay, test for H2S gas. H2S गैस के टेस्ट कैसे करोगे? देखो सबसे पहले तो K2Cr2O7 जो होता है, K2Cr2O7 ये ऑरेंज कलर का होता है, इसको H2S से ट्रीट करोगे तो ये बन जाता है Cr2O3, Cr+3 में चला जाता है जो कि ग्रीन हो जाता है. तो ये ऑरेंज को ग्रीन कर देता है H2S को. ये हो गया पहला. फिर लेड एसीटेट पेपर जो है PbOSe whole twice, दिस इज लेड एसीटेट पेपर. इसको H2S से ट्रीट करोगे तो इट बिकम्स ब्लैक. ठीक है, इज दैट क्लियर? तो ये दो टेस्ट हैं जो हमें पढ़ने हैं. राइट इट डाउन. दिस कंप्लीट्स H2S. Written everyone? Everyone written? हाँ रिवाइज करा रहा हूँ आदित्य, डोंट वरी अबाउट इट. एनसीईआरटी में क्वालिटेटिव एनालिसिस नहीं है.
एनसीईआरटी में क्वालिटेटिव एनालिसिस नहीं है और मेंस के सिलेबस में भी कोई खास नहीं है। ओके, अभी देखो लास्ट एक बचा है अपने पास SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये गैस होता है, इसके बारे में हम बहुत सारी चीजें ऑलरेडी जानते हैं। SO3 के बारे में देखो क्या है, एसिडिक गैस होता है, एसिडिक गैस, स्मेल वगैरह कुछ खास नहीं है इसका, ठीक है। SO3 को पानी में डालोगे H2SO4 बनेगा। ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी होगा, क्योंकि डिहाइड्रेटिंग तो समझ में आ रहा होगा ना एवरीबॉडी, डिहाइड्रेटिंग एजेंट समझ में आ रहा है, क्योंकि H2SO4 खुद ही डिहाइड्रेटिंग होता है, तो ये उसका भी एनहाइड्राइड है ना एवरीबॉडी, तो ये तो तगड़ा होगा ना। ये सारी प्रॉपर्टी शो करता है जो कि H2SO4 शो करता है, वो सारी प्रॉपर्टी ये शो करेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होगा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी होगा, ठीक है। यूज्ड है प्रिपरेशन के लिए H2SO4 के लिए। प्रिपेयर कैसे करोगे, देखो प्रिपेयर करने का तरीका बहुत आसान है। तुम कोई भी ऑक्सी एसिड ले लो, जैसे तुम ले लो H2SO4 और उसको कोई एनहाइड्राइड से टेंट कर दो P4O10, तुम्हें क्या मिल जाएगा, तुम्हें मिल जाएगा SO3 + H3PO4, कुछ इस तरह का मिल जाएगा। समझ में आ रहा है, ये एसिड है, ये एनहाइड्राइड है, ये फिर से एनहाइड्राइड बन गया नया, और ये एसिड बन गया। एवरीबॉडी आवाज नहीं आ रही है क्या, एवरीबॉडी एम आई ऑडिबल। तो देखो अब ये हमने एक तरह से ग्रुप 16 खत्म किया है। अब देखो ऐसा नहीं है कि और रिएक्शंस नहीं होते हैं, अलग अलग बहुत तरह के रिएक्शंस और भी हैं, बट इतना से अपना काम चल सकता है, ठीक है। और रिएक्शंस हो सकती हैं, बट दिस मच इज इनफ। तो अभी रिवाइज कर ले हम लोग क्या किया है, क्योंकि हम ग्रुप 17 चालू करेंगे अब, तो रिवाइज कर सकते हैं ना हम लोग अब। तो देखो अभी थोड़ा सा हमने कंसेप्ट काफी ज्यादा पढ़ लिया, तो हम थोड़ा सा कर लेते हैं रिवाइज। तो देखो हमने सीखा क्या है, लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट। देखो थोड़े से रिएक्शन ज्यादा हो गए हैं, बट हम रिवाइज करेंगे तो हमको याद आएगा। देखो कैसे ऑक्सीजन के साथ एक तो EO2 बनता था, SO2 SO3, SO2 और SO3 दोनों गैस होते थे। SO3 मतलब नीचे जाने पे +6 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल नहीं होता था, तो इनर्ट पे इफेक्ट की वजह से। सेलेनियम डाइऑक्साइड जो है वो सॉलिड होता था क्योंकि वो पॉलीमरिक है। फिर हम हैलोजेंस वाली बात करें, याद करो हैलोजेंस में क्या होता था, F- जो है वो +6 को ज्यादा स्टेबलाइज कर सकता था, जो कि सिर्फ और सिर्फ सल्फर बनाता था, राइट। और सब लोग SF4 बनाते थे, जैसे कि SF4 गैस है, ACF4 लिक्विड आता था, और उसी के जैसा TeF4 सॉलिड होता था। अब जो H2F2 है, Fe2Cl2 है, इस तरह के कंपाउंड्स आसानी से डिस्प्रपोर्शनेट कर जाते थे, बट ऑक्सीजन नहीं करता था। रीजन क्या है, ऑक्सीजन +2 नहीं ले जाता सकता था, बट ये सब जो है ACF2 ये +4 आसानी से ले जा सकते थे, तो डिस्प्रपोर्शनेट करते थे। फिर डाई ऑक्सीजन का प्रिपरेशन जो है, डाई ऑक्सीजन का प्रिपरेशन तो बहुत आसान सा चीज है। फिर ऑक्साइड्स की बात हो गई, ओजोन का कलर पेल ब्लू होता है, ये आपको याद रखना है, बाकी चीजें तो नॉर्मली है ना। सल्फर की बात करें तो सल्फर के दो फॉर्म्स होते हैं, मोनोक्लिनिक और रोम्बिक, अल्फा और बीटा, ठीक है। रोम्बिक जो है 369 के नीचे और मोनोक्लिनिक 369 के ऊपर। मोनोक्लिनिक थोड़ा सा हल्का होता है, डेंस होता है, कम डेंस होता है। और ये जो एसिड है वो हायर टेम्परेचर पे कन्वर्ट हो जाते हैं एसिड से H6 में। जितना ज्यादा एटॉमिसिटी रहेगा, बॉन्ड एंगल भी उतना ज्यादा रहना चाहिए स्टेबलाइज करने के लिए। बॉन्ड लेंथ उनमें ऑलमोस्ट कंपेरेबल होते हैं, राइट। बॉन्ड लेंथ ऑलमोस्ट कंपेरेबल होते हैं। 107 डिग्री होता है क्राउन में और 102 डिग्री होता है रिंग में। सल्फर डाइऑक्साइड नॉर्मल है, ठीक है, पंजेंट स्मेल होता है। और ऑक्सी एसिड्स के स्ट्रक्चर बनाना तो आ गया ना सबको, एवरीबॉडी। ऑक्सी एसिड्स के स्ट्रक्चर में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, एसएस बॉन्ड में थायोड वर्ड यूज करते हैं, बाकी कन्वेंशंस वैसे ही हैं, हाइपो, ठीक है। अब बात आ जाता है H2SO4 का। देखो H2SO4 तगड़ा एसिड है, तुम्हें ये बात पता है, H2SO4 तगड़ा एसिड है, तो वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, ठीक है। और पानी में नहीं डालते एसिड, हाँ मतलब एसिड में पानी नहीं डालते, पानी में क्या बोल रहा हूँ, पानी में एसिड डालते हैं, हाँ एसिड में पानी नहीं डालते। बनाने का तरीका बड़ा आसान है, सल्फर जलाइए, SO2 बनाइए, SO3 बनाइए, उसके बाद फिर H2SO4 डाल के ओलियम बनाइए, ओलियम में पानी डालते रहिए, आपका H2SO4 बनता जाएगा। तो यहाँ तक तो एनसीईआरटी की रिएक्शंस थी, ये तुम्हें लगता है याद हो गई है, ऐसा कुछ डिफिकल्ट तो नहीं था ना एवरीबॉडी। ये एनसीईआरटी की रिएक्शंस थी, तुम्हें नहीं लगता ये याद है तुम्हें, डू यू थिंक दीज आर रिटेन्ड। हाँ एनसीईआरटी वाली तो याद हो गई ना, ओके। अब देखो हम लोग क्या नया पढ़ लिए इसके अलावा, हमने इसके अलावा यही बात सीखी है ना कि वही सल्फर सल्फर चिपक जाता है,
एनसीईआरटी के अलावा हमने यही चीज सीखी है ना कि सल्फर सल्फर चिपक जाता है। तो अब ये कंसेप्ट समझ लें कि सल्फर सल्फर बॉन्ड बड़ा स्टेबल है तो बन जाएगा। तो ज्यादातर रिएक्शंस तो वैसे ही हैं। हाइपो को देखो कैसे बनाते हैं, दो दो सल्फर ले आया चिपक गया, फिर दो सल्फर ले आया फिर चिपक गया। तो हाइपो ऐसे ही बना रहे हैं ना। हाँ बट ऑक्सीडाइज नहीं करना है, क्योंकि फिर देखो दो दो सल्फर ले आया चिपक गया। यही है कहानी। प्रॉपर्टी क्या है, टाइट्रेशन में यूज करते हैं। इसमें क्या है, इसको Cl2 के साथ यूज करोगे तो ये सल्फर बनाएगा टर्बिडिटी, बट SO3 नहीं देता। तो ये इसका डिस्टिंक्शन हो जाता है SO3 के साथ। इज दैट क्लियर? तो यहां पर बस ये रखना है ध्यान में कि ये चिपक जाता है। बाकी तो देखो ये सारे रिएक्शंस पुराने ही है। H2S को तुम जानते हो, रोटेनेग स्मेल होता है। तुम्हें पता है H2S रिड्यूसिंग एजेंट है। तुम्हें पता है H2S डाइप्रोटिक एसिड है। नया क्या सीखा यहाँ पे एवरीबॉडी? यहाँ नया क्या सीखा? ये H2SO और ये S2 माइनस डोनर है, ये पॉलीसल्फाइड बनाता है। ठीक है एवरीबॉडी, S2 माइनस डोनर है तो ये पॉलीसल्फाइड बनाता है। इज दैट क्लियर? और वो पॉलीसल्फाइड, अब देखो H2S का टेस्ट होता है। देखो H2S का टेस्ट क्या है, पोटेशियम डाइक्रोमेट का कलर ऑरेंज होता है, उसको डिकलराइज कर देता है, क्योंकि ऑब्वियसली रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट तो करेगा ही। ठीक है, लेड सल्फाइड, लेड एसिटेट पेपर को ब्लैक कर देता है, PbS का प्रेसिपिटेट बना देता है। S2 माइनस डोनर है ना ये, तो PbS का प्रेसिपिटेट बनाएगा जो कि ब्लैक कलर का होगा। तो ये तुम्हें याद करना पड़ सकता है। SO3 के बारे में तुम्हें ये सारी कहानी पहले से ही पता है। तो अब जो नया चीज सीखा है तुमने, जो तुम्हें याद करना है, वो तो टेस्ट ऑफ H2S याद करना है। टेस्ट ऑफ S मतलब पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन S2O3 2 माइनस एंड SO3 2 माइनस याद करना है। इतना ही करना है। तो ये जो चीजें तुम भूल रहे हो ना, उसके नोट्स बना लो। जैसे ग्रुप 16 में 4 चीजें तुम बार बार भूल जाते हो, उसके नोट्स बना लो। ग्रुप 14 में भूलते हो 4 चीजें, उसके नोट्स बना लो। जो चीजें तुम कंसिस्टेंटली भूलते हो उसको तुम बना के अपने दीवार पे चिपका दो। इतना करना पड़ेगा। बाकी इतनी चीजें ज्यादा भी नहीं है कि तुमको, जैसे कि पॉलीसल्फाइड वाली बात थी कि सल्फर सल्फर बॉन्ड बनता है तो पॉलीसल्फाइड बन जाता है। पॉलीसल्फाइड वाली बात हम हाइड्रोजन सल्फाइड की रिएक्शंस में भी पढ़े और Na2H2O3 की भी रिएक्शंस में पढ़े। तो यही किया है आज हमने, और ये याद किया जा सकता है। देयर इज अ ट्रिक इन इट, ऐसा कुछ बहुत मुश्किल नहीं है। ओके, तो आज की क्लास में किसी को डाउट है? अच्छा एक काम करो, ग्रुप 17 देखो आसान है। ग्रुप 17 में पॉली हेलोजन कंपाउंड से एक नया टाइप का कंपाउंड बनता है। मतलब ऐसा है कि हेलोजन हेलोजन के साथ रिएक्ट करके कंपाउंड बना देता है, जैसे ClF3 IF7। ठीक है, और उसके कुछ कंपाउंड्स होते हैं जो कि डाइमराइज करते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन वाले। वो कुछ नया है एनसीईआरटी में जो हमें पढ़ना है। हाइड्रोलिसिस वाली बात और नोमेनक्लेचर हम पहले से ही कर चुके हैं। तो आप ग्रुप 17 एनसीईआरटी से पढ़ के आ सकते हैं। हाँ बोलो उमंग, क्या डाउट है? बोलो, अनम्यूट कर सकते हो। हेलो सर, वो स्टार्टिंग में आपने बोला था ना थर्मल स्टेबिलिटी का, तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है लेकिन थर्मल स्टेबिलिटी कम हो रही है। ये थोड़ा मतलब देखो एक्चुअली थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब ये होता है कि तुम उसको हीट करोगे ना तो नया सॉल्ट नहीं बनना चाहिए। जैसे लिथियम नाइट्रेट को हीट करोगे तो लिथियम ऑक्साइड बनता है, यानी उस टेम्परेचर के बाद वो पकड़ के रख ही नहीं सकता है ये नाइट्रेट आयन को। यही है ना, वो छोटे आयन को ही पकड़ लेता है। हाँ हाँ। तो ये इस चीज की प्रॉपर्टी। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या है कि वो साथ में रहेगा बट स्टेट चेंज हो जाए। अच्छा, समझे इसमें सर। कोई डायरेक्ट डिस्टिंक्शन नहीं है जिसको तुम लॉजिक के थ्रू बताएं, ये तो फिर एक्सपेरिमेंट बेस्ड हो जाएगा। बट हम हाँ बता सकते हैं कि रिलेटेड ही है, क्योंकि जिसके अंदर फोर्स ज्यादा होगा वो जल्दी नहीं पकड़ छोड़ेगा एक दूसरे को। हाँ सर। तो डायरेक्टली हम नहीं बता सकते कि किस टर्म की क्या क्या। देखो ऑलरेडी तुमने देखा होगा आयनिक बॉन्ड में, तुम LI LIBr देखो, कंपैरेबल साइज में मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट आता है। ठीक है, जैसे NaCl NaF में NaF का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा क्योंकि कंपैरेबल साइज है। बट किस हर बार रिलेट होगा या नहीं होगा, वी कैन नॉट प्रेडिक्ट दैट। उसके लिए हमको रिजल्ट ही देखना पड़ जाएगा। और किसी को कोई डाउट है? तो आपका होमवर्क यही है, एनसीईआरटी से ग्रुप 17 पढ़ के आइए। एनसीईआरटी से ग्रुप 17 पढ़ के आइए। और क्या, और होमवर्क मैं बता देता हूँ। होमवर्क है ग्रुप 16,
163 से 201 एक्सरसाइज 1 से 163 से 201 फ्रॉम सेम क्वेश्चन सोर्स, पुराने वाले से कर रहा हूं। कर सकते हो, मतलब मैं एक साथ डिस्कस कर दूंगा, आई विल डिस्कस द बुकलेट, कोई दिक्कत नहीं। फाइन, सो एनीबॉडी, किसी को कोई डाउट है? एवरीबॉडी, किसी को और कोई डाउट है जो तुम पूछना चाह रहे हो? एवरीबॉडी प्लीज रिस्पॉन्ड इन चैट बॉक्स। नहीं, मेरे को पीडीएफ नहीं मिली अभी तक न्यू की, बट आई विल डिस्कस द क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चन में डिस्कस कर। ठीक है, चलो फिर गुड बाय, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास।